हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान के सैन्य ठिकानों के पास रहस्यमयी आग, भीषण विस्फोट से दहला तेहरान दोस्तों, अनहोनी की बड़ी आशंका। क्या 50 फाइटर जेट और युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंचाने के बाद अमेरिका ने कर दिया ईरान पर अटैक? आखिर किस चीज को लेकर धमाका हुआ दोस्तों ईरान में, जहां पर धुएं का गुब्बार भर भर कर उठने लगा? बताएंगे बड़ी जानकारी। रातों रात हुआ बड़ा कांड, लगे हाथों बताएंगे। उधर अपने भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदकर फ्रांस को ही टक्कर दे दिया दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। वहीं क्या भारत यहां पर गया चूक? दोस्तों, महंगा अमेरिकी तेल खरीद रही मोदी सरकार, उधर रूसी डिस्काउंट से चांदी काट रहा चाइना। लेकिन अब अपना भारत भी रशिया के साथ करने वाला है बहुत बड़ा ट्रेड डील दोस्तों। देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट। वहीं भारत पहुंच गए लुला दा सिल्वा। तो वही आपके काम की खबर आपको बताएंगे। अब जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड, होगा यूनिक नंबर। बताएंगे फिलहाल कहां पर की गई है ये बड़ी घोषणा दोस्तों, और क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान के तेहरान प्रांत में ब्लास्ट हुआ दोस्तों। तेहरान के पारंद शहर में एक बिल्डिंग के ऊपर धुएं का गुब्बार देखा गया। सोशल मीडिया पर चल रहे फुटेज में आसमान में काला धुआं उठता देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पारंद शहर में एक बिल्डिंग में तगड़ा धमाका हुआ। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका इजराइल से तनाव के बीच ईरान में हाल के दिनों में कई धमाके हुए हैं दोस्तों। हालांकि ईरान ने अब तक ऐसे भी किसी भी धमाकों को बाहरी हमला मानने से साफ इनकार किया है। या तो आप इसको ईरान का डर कह सकते हैं, या फिर ईरान छुपाना चाहता है कि वो अपने ऊपर अमेरिका की ओर से कोई भी नुकसान को नहीं झेल रहा है। इसके अलावा शिराज प्रांत में शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी इलाके में एक धमाके की आवाज सुनी गई। हालांकि इसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। ये धमाका ऐसे समय हुआ है जब इलाके में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में और फाइटर जेट, जंगी जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहा है। साथ ही ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत चल रही है, और अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो टकराव का खतरा भी है। ये आग या ब्लास्ट ईरान के सैन्य ठिकानों के नजदीक लगी है दोस्तों। ऐसे में इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इजराइल या अमेरिका के किसी हमले का परिणाम होगा। हालांकि अभी तक इजराइल या अमेरिका में से किसी ने भी हमले को लेकर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। ईरान ने भी आग के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन ये बड़ी जानकारी रातों रात निकल कर सामने आई है, जो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर का बड़ा बनना भी दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि इसलिए बड़ा बना है क्योंकि ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका भारी सैन्य घेराबंदी, 50 फाइटर जेट और युद्धपोत मिडिल ईस्ट किए रवाना। अमेरिका ने सीधा सीधा संदेश दे रखा ईरान को कि अगर वार्ता अमेरिका की शर्तों पर नहीं बढ़ी तो सैन्य विकल्प हमेशा तैयार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस तरह का शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ ईरान पर दबाव बनाता है, बल्कि मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को भी अमेरिकी वर्चस्व का संकेत देता है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस सैन्य घेराबंदी से क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे बातचीत की संभावनाएं कमजोर पड़ेंगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ट्रम्प की यह दोहरी चाल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाती है या मिडिल ईस्ट को एक नए टकराव की ओर धकेल देती है। इसी बीच दोस्तों इस ब्लास्ट ने, इस धमाके ने खबर को और बड़ा कर दिया है दोस्तों। क्या युद्ध की हो गई है शुरुआत? क्या छोटे मोटे अटैक ईरान पर शुरू कर दिया है अमेरिका ने करना? ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। तो वही दोस्तों, उधर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के खिलाफ बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला। बंद हुआ तो दुनिया पर क्या होगा इसका असर बता दें। आपको बता दें कि मंगलवार को ईरानी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सेनाभ्यास किया। इस दौरान उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के एक बड़े हिस्से को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने उस क्षेत्र में मिसाइलें भी फायर की। इससे अंदेशा ये जताया जा रहा है कि ईरान किसी भी संकट की स्थिति में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा नौवहन के लिए संकट खड़ा होगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने को देख मिल सकता है। ईरान ने यह शक्ति प्रदर्शन तब किया है जब वह जिनेवा में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता कर रहा था। इस दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को धमकियां तक दे डाली। खामेनेई ने यहां तक कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन हो सकता है कि कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को ऐसा तमाचा पड़े कि वो अपनी जगह से उठ ही ना पाए। उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने तक की धमकी दे डाली।
डाली। अब आपको बताते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य दरअसल है क्या। दोस्तों ईरान के पास अमेरिका को रोकने का सबसे बड़ा विकल्प हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करना है। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि मंगलवार को ईरानी सेना का युद्धाभ्यास इसी की एक चेतावनी थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। यह दुनिया के महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स में से एक है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है। आपको बता दें हॉर्मुज जल डमरू मध्य लगभग 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है। हालांकि इसका शिपिंग लेन अपने सबसे पतले बिंदु पर सिर्फ 3 मील चौड़ा है। ऐसे में मालवाहक जहाज इस बिंदु पर दोनों ओर से आते जाते समय 3 मील से ज्यादा दूरी पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनके सतह से टकराने का खतरा बढ़ सकता है। इस कारण ईरान के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करना बहुत आसान है। दोस्तों अब सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हुआ तो क्या होगा। आपको बता दें ईरान अगर इसको बंद करता है तो इससे वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। इसकी लपेट में पूरी दुनिया आ सकती है और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान पर चढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा असर लोगों की जेबों पर होगा। सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब देशों में देखने को मिलेगा, जहां की आबादी की खरीद करने की क्षमता बहुत ही कम है। तो ये पूरा सीन है दोस्तों। हर कोई अपने आप में बब्बर शेर बना बैठा है। अमेरिका को लगता है कि वो ईरान में तहलका मचा देगा, ईरान को अपने 50 फाइटर जेट और युद्ध पोतों से उड़ा देगा। वही ईरान भी अमेरिका को तगड़ा जवाब देने के लिए और पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचने के लिए नए से नए तरीके अपना रहा है। दोस्तों बस फर्क सिर्फ यही है कि अमेरिका आक्रामक रवैया, सैन्य रवैया अपनाने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन वहीं ईरान बड़ी कूटनीतिक चाल चल रहा है। साथ ही साथ आपको अगली बेहतरीन खबर बता दें, राफेल के मामले में फ्रांस को ही टक्कर देगा अपना भारत। 2032 तक हो जाएंगे 176 जेट। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आने वाले समय में फ्रांस तक को चौंका देगा। बता दें अपना भारत और फ्रांस के बीच 3,25,000 करोड़ की मेगा डील होने वाली है, जिसके तहत भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। इस डील के बाद भारत के पास इतने राफेल जेट हो जाएंगे कि वो खुद फ्रांस को टक्कर देने लगेगा। 2032 तक भारत के पास कुल 176 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे, जो फ्रांस के बेड़े में शामिल 178 जेट के करीब है। फ्रांस के पास 2035 तक सिर्फ 178 जेट ही रहेंगे, क्योंकि वो 2036 में राफेल की संख्या बढ़ाने वाला है। जी हाँ, 12 फरवरी 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी DAC ने एयरफोर्स के लिए 3,60,000 करोड़ के हथियार खरीद को मंजूरी दी, जिसमें 3,25,000 करोड़ की राफेल डील भी शामिल है। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। डील के तहत 18 राफेल डसॉल्ट एविएशन से सीधे खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी 96 जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। यानी कुल 114 में से 80% जेट भारत में ही बनेंगे। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़े पावर की बात है। इससे भारत की लगातार ताकत बढ़ेगी। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है, जो हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाजीमारा में 2 स्क्वाड्रॉन में तैनात है। इनकी खरीद 2016 में हुई थी। अप्रैल 2025 में नेवी ने 26 मरीन राफेल का सौदा किया, जिसकी कीमत $7.4 बिलियन है। पहला मरीन राफेल 2028 में मिलेगा और अब 114 राफेल की डील हो जाने के बाद भारत के पास 176 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। ये संख्या 2032 तक पूरी होने की उम्मीद है। भारत ऐसा पहला देश होगा जो फ्रांस के बाहर राफेल के दोनों वेरिएंट यानी एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेट करेगा। फिलहाल दोस्तों अपना भारत अब फ्रांस का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया है। डसॉल्ट एविएशन ने अब तक 7 देशों में 261 राफेल के ऑर्डर लिए हैं, जिनमें मिस्र, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल। लेकिन भारत का 176 जेट का ऑर्डर सबसे बड़ा है। दोस्तों इस खबर ने वाकई में हर किसी को चौंका दिया है, लेकिन भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है कि जो देश राफेल बना रहा है उससे ज्यादा राफेल भारत के पास हो जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या है दोस्तों एक भारतीय के लिए। ऐसे में अपने भारत को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो सामने लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। अंत में फिलहाल लाइक अवश्य कर दीजिए। वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें फ्रांस का AI इम्पैक्ट समिट में भारतीय छात्रों को लेकर भी सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। मैक्रोन ने भारतीय छात्रों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। दोस्तों बड़ा उपहार देने का पूरा प्रयास किया। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए कह दिया कि फ्रांस वीजा और सोर्सिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगा और अधिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम इंग्लिश में उपलब्ध कराएगा। ये घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में भारत फ्रांस
फ्रांस शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग पर उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान की। एम्स परिसर में संबोधन के दौरान मैक्रोन ने कहा कि फिलहाल हर साल लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर यह संख्या 2030 तक बढ़ाकर 30,000 प्रति वर्ष करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए फ्रांस की ओर से वीजा प्रक्रिया को ज्यादा व्यवहारिक और छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। यानी कि लगातार फ्रांस के साथ सैन्य डील और मानव डील को देखकर दोस्तों आप क्लियरली कह सकते हैं कि भारत के लिए अब नया रशिया बनता जा रहा है फ्रांस। अब भारत और फ्रांस दोनों मिलकर मित्रता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। दोनों देशों से लगातार उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, भाईचारा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में एक नए और सशक्त चरण के आगाज का संकेत मिलता जा रहा है दोस्तों, जो कि वाकई में कहीं ना कहीं रशिया के साथ भारत की इतनी बेहतरीन दोस्ती है। और अब फ्रांस भी कहीं ना कहीं रशिया का स्थान लेता जा रहा है भारत के लिए। हालांकि रूस का स्थान वो कभी ले नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी रशिया जैसा बनता जा रहा है भारत के लिए फ्रांस। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं अगली सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां क्या भारत की है ये रणनीतिक चूक, महंगा अमेरिकी तेल खरीद रही मोदी सरकार, उधर रूसी डिस्काउंट से चांदी काट रहा है चाइना। क्या है ये जानकारी बता दें, क्या है इस खबर की सच्चाई दोस्तों। अमेरिका से ट्रेड डील भारत पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सामरिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ लगातार इस सौदे पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद कर दिया है। हालांकि भारत खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोल पा रहा है, लेकिन भारत की खामोशी का फायदा चीन उठा रहा है। चीन न सिर्फ रशिया बल्कि ईरान से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत चीन से कई गुना छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहा है दोस्तों। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्माचरानी ने एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर रूसी तेल की खरीद रोकने और इसके बजाय ज्यादा कीमत वाला अमेरिकी क्रूड खरीदने के लिए दबाव डालने की हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि उनके पहले कार्यकाल के दौरान इसी तरह का दबाव बहुत सफल रहा था। इसने पड़ोसी ईरान से भारत के इंपोर्ट को जीरो कर दिया, जबकि तेहरान लंबे समय से डिस्काउंट दे रहा था। इससे अमेरिका को भारत के लिए क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बड़ा सप्लायर बनने में मदद मिली, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर था। जब तक कि यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया ने डिस्काउंट वाले बैरल देना शुरू नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने आगे लिखा कि अब ऐसा ही पैटर्न फिर से दिख रहा है। नए दबाव में भारत फिर से अमेरिकी तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ा रहा है, जबकि वह सस्ते रूसी क्रूड से दूर जा रहा है। जैसा कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आज माना, नई दिल्ली इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर अमेरिकी तेल खरीद रही है। फिर भी अमेरिकी तेल जब माल ढुलाई का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो मिडिल ईस्ट के दूसरे तेलों से भी ज्यादा महंगा होने की संभावना है, जिससे पता चलता है कि ये खरीदारी इकोनॉमिक लॉजिक से ज्यादा पॉलिटिकल सिग्नल हो रही है। दोस्तों असली कारण यह है कि भारत के कारण ही चीन को ये सस्ता तेल मिलता दिखाई दे रहा है। भारत ने रशिया से तेल की खरीद कम कर दी, जिस वजह से रशिया अब चीन को सस्ता तेल बेचता नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस को भी अपना फायदा देखना पड़ेगा और उसको भी देश को चलाने के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा अपना सामान बेचकर। लेकिन वहीं आपको बता दें अगली बेहतरीन जानकारी जो सबको चौंका देगा दोस्तों, अब रशिया के साथ अपना भारत करने जा रहा है बहुत बड़ा ट्रेड डील, जो अपने भारत देश के लिए एक और बड़ा मार्केट खोल देगा दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कह दिया कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अब भारत रशिया के बीच मेगा डील होने वाली है। रशिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक ने कहा है कि भारत के साथ प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए लेकर बातचीत का पहला राउंड पूरा हो चुका है। रूसी उप प्रधानमंत्री इस डील को लेकर काफी सकारात्मक नजर आए और इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील फाइनल होने जा रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक अलेक्सी ओवरचुक ने कहा कि हम फिलहाल भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें इस डील के फाइनल होने की काफी उम्मीद है। ये डील रूसी कंपनियों के लिए काफी अवसर पैदा करेगा। अगर भारत के साथ समझौता हो जाता है तो रूसी व्यवसायियों को 2.2 अरब लोगों के बाजार तक पहुंच मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ बता दें उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भी भारत पहुंच चुके हैं दोस्तों। कई कंपनियों के मालिकों के भी साथ लेकर आए हैं। क्या होगी कोई बड़ी डील, आपको बता दें ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा 5 दिवसीय भारत दौरे पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका जमकर स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। विदेश विभाग ने आधिकारिक एक पोस्ट में इसकी जानकारी भी दी। बताया ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनाजियो लुला दा सिल्वा राज्य के दौरे पर नई दिल्ली आए हैं। उनका विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा के दौरान होने वाली अहम बैठक का भी जिक्र किया।
आगे बताया कि इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेंगे और फिर पीएम नरेंद्र मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मंत्रालय ने इस दौरे को दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने वाला करार दिया है। इस एक्स पोस्ट में आगे लिखा है कि भारत और ब्राजील के बीच करीबी और कई तरह के रिश्ते हैं। ये रिश्ते जो रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे हैं, दरअसल एक समान ग्लोबल विजन, लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता में ही निहित हैं। राष्ट्रपति लुला की यात्रा से भारत ब्राजील साझेदारी को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा 28 से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर हो रहा है। इस बार राष्ट्रपति लुला अपने साथ सैकड़ों कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर पहुंचे हैं। 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वे इस समिट में भाग लेंगे और भारत के साथ नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी भोज का आयोजन करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिनमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में आप लोग भी लुला दा सिल्वा को भारत आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ बता दें, इस बार 4 मार्च को होली है। कहते हैं कि होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। भारत में भी होली से पहले ही एक ऐसा मिलन होने जा रहा है दोस्तों। दुनिया के 2 कट्टर दुश्मनों अमेरिका और रशिया का भी मिलन होने जा रहा है। इन दोनों देशों की नौसेनाएं और उनके युद्धपोत भारत के विशाखापत्तनम के समंदर में आ चुके हैं। यहाँ पूरी दुनिया की नौसेनाएं जमा हो रही है दोस्तों। मौका है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR मिलन एक्सरसाइज 2026 और IONS कॉन्क्लेव का। जी हाँ दोस्तों, जंगी बेड़ों का यह जमावड़ा 15 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 25 फरवरी तक चलेगा। इसका मतलब यह है कि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ब्लड प्रेशर कम से कम 10 दिनों तक बढ़ा ही रहने वाला है। वहीं भारत को चुनौती देने वाले चीन के जासूसी जहाज भी इन इवेंट्स पर आंखें गड़ाए बैठे होंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार भारत के समंदर में परंपरागत प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अमेरिका, रशिया समेत 72 देशों के 60 से ज्यादा युद्धपोत जमा हो चुके हैं और अपने करतब दिखा रहे हैं। इन 10 दिनों में 3 बड़े नौसैनिक इवेंट हो रहे हैं, जिसमें पहला है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, दूसरा है एक्सरसाइज मिलान 2026 और तीसरा अंतिम है IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का आयोजन किया गया है दोस्तों। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम है, जो इन देशों की नौसेनाओं का स्वागत कर रहा है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अपना बदला पैंतरा, तो उधर CRPF ने भी बदल दिया निपटने का तौर तरीका। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को बैजरन घाटी में हुए आतंकी हमले से आतंकवादियों ने अपने अटैक पैटर्न को बदला है। इसमें आतंकवादी जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके और पहाड़ों में ऊंचाई पर ऐसे इलाकों को अपना निशाना बनाने की ताक में लगे हैं जहां पर टूरिस्ट अधिक जाते हों। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF समेत अन्य फोर्सेस ने भी अपना पैटर्न बदल लिया है। इसके चलते अब CRPF पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों पर टेम्परेरी पुलिस पोस्ट के रूप में अपने TOB यानी टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस बना रही है। जहां जहां आतंकवादी होने की आशंका है वहां वहां TOB बनाए जा रहे हैं। CRPF सूत्रों ने बताया कि पिछले साल बैजरन टेरर अटैक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर 6000 और इससे भी अधिक की हाइट पर 43 ऐसी TOB बनाई जा चुकी है दोस्तों। इनमें 17 जम्मू रीजन में और 26 कश्मीर में बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, 12वीं पास पीएम तारिक रहमान को इंजीनियर कहकर बांग्लादेश में क्यों उड़ाया जा रहा है मजाक। इंजीनियर है 12वीं पास तारिक रहमान को ऐसा कहकर क्यों ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश के आम चुनाव में BNP की प्रचंड जीत के बाद बांग्लादेश जमात इस्लामी की अगुवाई वाले गठबंधन ने तारिक रहमान को एक नया नाम दिया है और नाम है इंजीनियर। जी हाँ, लेकिन जमात ने पहले NCP नेता नसरुद्दीन पटवारी ने सबसे पहले तारिक रहमान को फेसबुक पर इंजीनियर कहकर संबोधित किया था। पटवारी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा अब्बास को भी चंदाबाज कह चुके हैं। NCP दरअसल शेख हसीना विरोधी आंदोलन से ही उपजी पार्टी है, जो जमात की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा है। जमात गठबंधन जुलाई चार्टर को दरकिनार किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी देने के साथ साथ BNP प्रमुख पर जनादेश चोरी करने का भी गंभीर आरोप लगा रहा है। जमात गठबंधन और NCP के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि तारिक रहमान ने चुनाव परिणामों में हेरफेर यानी इंजीनियरिंग की है। दरअसल दोस्तों, 12 फरवरी को हुए बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और नतीजों में हेरफेर की खबरें सामने आई। इन आरोपों और तारिक रहमान के नामकरण के बाद NCP और जमात से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम बनाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने AI से बनाई गई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें तारिक रहमान इंजीनियर की हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। 17 फरवरी को कुछ लोगों ने उन्हें इंजीनियर कहकर बधाई भी दी। तो वहीं उधर बांग्लादेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में तारिक रहमान ने पहला सख्त संदेश जारी कर दिया। कहा, मॉब कल्चर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में बुधवार को नई कैबिनेट
की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट के सदस्य और सलाहकार शामिल हुए। बैठक में सरकार ने शुरुआती तौर पर 3 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की और उन्हें लागू करने का निर्णय लिया। इन 3 प्राथमिकताओं में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और बिजली व ऊर्जा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बांग्लादेश में किसी भी परिस्थिति में मॉब कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी ही होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों के नाम पर नाकेबंदी और राजमार्गों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री ने अपने कार्यभार संभालने के पहले दिन मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक और विचार विमर्श के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह चेतावनी दी। दोस्तों वही बता दें, किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। जी हां, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों के साथ उठते बैठते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ इंटरव्यू में किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं क्योंकि वो भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वो विदेश और देश में नक्सलियों, उग्रवादियों, विचार को जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में हमेशा शोर और हंगामा होता रहेगा। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वो अपने उसे सदन में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। यह अपने आप में कोई विफलता नहीं है, लेकिन हंगामे के साथ साथ हमें उन कार्यों को भी देखना होगा जो किए जा रहे हैं। हम जब विपक्ष में थे तो हमने लोकसभा अध्यक्ष पर कागज न फेंके, कभी नहीं किया ऐसा हरकत। सत्ताधारी पक्ष की तरफ बैनर नहीं लेकर गए और इसी बात से मैं परेशान हूँ। वहीं उन्होंने किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बर्ताव को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सदन से निकल जाना, लोगों को देशद्रोही कहना, ड्रामा करना और एक अप्रकाशित किताब को पढ़ने पर जोर देना, ये सब बच्चों जैसा बर्ताव है। रिजिजू संसद में राहुल गांधी के पुराने सहयोगी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ हुए टकराव का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों वहीं किरण रिजिजू के इस बयान के बाद कांग्रेसी सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि वो बस विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, उठते हैं और कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं और क्या वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम कौन है, हमारी राष्ट्रीयता क्या है और हम किसके साथ खड़े हैं। रेणुका चौधरी ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और सरकार को ऐसी बातें कहने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल निंदनीय और मंजूर नहीं है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की। दोस्तों करीब 35 मिनट इनकी बातचीत चली, बैठक चली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की कल मुलाकात हुई। यह मुलाकात लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में हुई, जहां पर संघ का कार्यालय है। दोनों के बीच यह मुलाकात करीब 35 मिनट तक चली। दोस्तों सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इनके बीच मीटिंग के दौरान 2027 के चुनाव को लेकर रोड मैप पर बातचीत हुई। कैसे हिंदुत्व की लहर को पूरे उत्तर प्रदेश में जागृत करना है, उसको लेकर चर्चा हुई। योगी अक्सर काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं। इसी एजेंडे को साथ में आगे लेकर चलने को लेकर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों वहीं अंतिम खबर आपको बता दें, दिल्ली में जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड, 14 अंकों का होगा यूनिक नंबर। जी हां, राजधानी दिल्ली में जमीन से जुड़े विवादों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। अब शहर की हर जमीन को 14 अंकों का एक खास पहचान नंबर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था को भू आधार नाम दिया गया है। इसका आधिकारिक नाम यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएल पिन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे पारदर्शिता और बेहतर शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। उनके अनुसार ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि जमीन के रिकॉर्ड को पूरे तरीके से आधुनिक और सुरक्षित बनाने की शुरुआत है। भू आधार के तहत दिल्ली की हर जमीन या प्लॉट को एक अलग 14 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाएगा दोस्तों, जिसको यूएल पिन कहा जाएगा। इस नंबर के जरिए जमीन के मालिक की जानकारी, जमीन की सही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, सीमांकन यानी बाउंड्री और उससे जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे और सत्यापित किए जा सकेंगे। यानी जैसे हर नागरिक के पास आधार नंबर होता है, ठीक वैसे ही अब हर जमीन की अपनी डिजिटल पहचान होगी। जी हाँ, इसको लेकर और जो भी जानकारी सामने आएगी दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल ये थे भी कि सारी बड़ी जानकारी, खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।